ओके सो हेलो एंड प्रीवियस लेक्चर्स में आई थिंक हम लोगों ने मैट्रिसेस वाला पोर्शन सारा कवर कर लिया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जितने भी होते हैं, आई थिंक सो, राइट? यस मैम। ओके, यस मैम। तो आज हम पहले डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स में उतना खास बड़ा है नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में नॉर्मल है, उसके बाद फिर परम्यूटेशन मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये देखने की कोशिश करेंगे इनमें क्या होता है। ओके, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स तो मोस्टली लोगों को यहाँ पे आता होगा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। ओके, अगर मैं आपको कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स दे दूं तो आप इजीली उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, एनीथिंग ABCDEF यस मैम। GHI, ओके, आप इसका इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना मुझे आपको नहीं सिखाना है, आपको वो आता है। मुझे उसकी आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, राइट? तो डिटर्मिनेंट्स में अगर मान लो ये कुछ, फिर भी चलो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट्स की बात कर ही ली तो एक तो हो गया जब आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि ए कर दिया और फिर ई आई, लाइक सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट इफ इट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप इसको डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर दोगे। ओके, जब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते थे कि आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स दे रखे हैं, उनमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, 1 + x 1 + y। लेट्स से ये मुझे एक क्वेश्चन है जो काफी टाइम से याद है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पर ये क्वेश्चन था। ओके, तो जब इस तरीके का कुछ डिटर्मिनेंट होता था हमारे पास वेरिएबल्स में, न्यूमेरिकल में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना शायद मुश्किल हो जाए। तो उस टाइम पे आप थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशंस करते हो, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करते हो, जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल सको। तो अगर मैं पूछूं तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट, अगर आपका इसको डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे अगर आपको वेरिएबल्स में दे रखा हो तो? मैम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको बेसिकली जो भी आपको सुटेबल लगे कि आप किस तरीके से अपनी आपकी अप्रोच किस तरीके से होगी, उस पर मैटर करेगा सारा, ठीक है। अभी एक तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इन्होंने बोला, ठीक। अभी आप मुझे एक इस क्वेश्चन में देख के एक सीधी चीज नजर आ रही है कि अगर मैं क्या करूं, ये वाली कॉलम को, ये वाले रो को, इन एंट्रीज को जीरो बना दूं। ओके, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन लगाना है, इस तरीके से इस पे कैलकुलेशंस लगानी है कि ये जो एंट्रीज है मेरी ये जीरो हो जाए। ओके, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो लेट्स से कि अगर मैंने R2 पर लगा दिया R2 - R1, और R3 पर लगा दिया R3 - R1, तो क्या होगा? यहाँ मेरे पास आया 1, 1 + x, 1 + x + x², ये हो जाएगा 0, y - x। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो देख लेना। ओके, और ये क्या हो जाएगा? y²। ओके, या राइट, पहले मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, पहले हम लगाएंगे इसमें से इसको और उसके बाद हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। ओके, आई फॉरगॉट दैट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले पहले मैं इसमें कर दे रही हूँ, 1 सेकेंड। ओके, फर्स्ट आई विल डू C3 में C3 - C2। अगर मैंने C3 - C2 कर दिया तो ये वाले जो वेरिएबल्स है 1 + x 1 + x, ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो मेरे पास ये बचेगा 1 + x, 1 + y, 1 + z, और ये होगा x², y², z²। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई हुई क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ भी 1 + x है, यहाँ भी 1 + x है, ये जो वेरिएबल्स है वो इस कॉलम में भी है। ओके, अभी यहाँ पर हम R2 और R3 वाले ऑपरेशन लगाते हैं। अगर मैंने ये लगा दिया तो ये हो जाएगा 0, y - x, y² - x², and this will be 0, z - x, z² - x²। ओके, अभी यहाँ से क्या बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हम y - x बाहर ले सकते हैं,
यहाँ से हम z माइनस एक्स बाहर ले सकते हैं, राइट। y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, तो मेरे पास बचा 1 0 0 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर 1 1 y प्लस एक्स एंड z प्लस एक्स। तो बेसिकली अब मुझे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये डिटर्मिनेंट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। So that's basically I got the value of determinant which is y minus x, z minus x and z minus y, right? तो ये तो हो गया जब आपके पास कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट हो तो आप कैसे सॉल्व करते हो, ओके, जो कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा। और एक हो गया जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तब आप इजीली जो डिटर्मिनेंट की पूरी प्रोसेस होती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से डिटर्मिनेंट थोड़ा इजीली निकल आता है, ठीक है। तो ये था डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको देख लेते हैं, ओके। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होती है दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ओके। और अगर मेरे पास लेट्स से डायगोनल है, लेट्स से इफ ए इज ट्राइंगुलर, अगर मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ट्राइंगुलर है, यानी कि ए हैज 0 above और 0 below द डायगोनल, ओके। तो उस टाइम पे जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये सिंपल सी चीज है, क्योंकि एक तरफ के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो गए, वेदर इट इज अपर और लोअर ट्रायंगुलर, तो उस टाइम पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, okay. And the third thing was that the determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B, okay. ये तो हो गई नॉर्मल प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की। अभी अगर हम बात करें माइनर कोफैक्टर, माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ओके, उनकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है, ओके, 1 2, ओके। अगर मुझे इसका माइनर निकालना हो तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे। लेट्स से माइनर मुझे निकालना है 1 1, एम ऑफ 1 1। A11 एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा के जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो अगर मैं क्या बोला कि A11 मुझे M11 का माइनर निकालना है, यानी कि ये और ये एलिमेंट हटा के मेरे पास बचे ये वाला पोर्शन, तो इसके एलिमेंट्स का मैंने डिटर्मिनेंट ले लेना है, दैट इज A22 A23 A32 A33, ओके। तो ये मेरा हो गया माइनर M11, ओके। इसी तरीके से अगर मैं माइनर ऑफ बात करूं कि A13 पोजीशन के लिए माइनर क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप ये वाली रो ऐड करोगे, ये वाला कॉलम ऐड करोगे, और मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इस पोर्शन का, ओके। तो वो हो जाएगा A21 A22 A31 A32, ओके। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट में जो भी वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग, हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, A11 के करस्पॉन्डिंग A12 A13, हर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया, ओके। अभी मुझे बताओ कोफैक्टर अगर निकालना हो तो कोफैक्टर कैसे करते हैं। -1 to the power I plus j हाँ, कि so अगर, of minor. अगर मैं लेट्स से कि अगर मैंने माइनर को ऐसे डिनोट कर दिया, अगर मैं माइनर्स में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो डिटर्मिनेंट मेरा इस टाइम पे क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 2 3 -1 पावर I प्लस j ए आई जे एम आई जे, जहां पर एम आई जे क्या है, मेरा माइनर है, ए आई जे क्या है, जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने माइनर निकाला है, और -1 I प्लस जे क्या है, जो भी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करके वैल्यूज आती है, ओके, जो हम अल्टरनेटिव पोजिशन पे जाते हैं वो ये है। तो हमने माइनर निकाल लिया। अब कोफैक्टर की अगर जब बात करूं, लेट्स से कोफैक्टर मेरा ए आई जे है, कोफैक्टर मेरा होता है -1 पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी कि ये जो पोर्शन हो गया मेरा, ये ये मेरा होता है कोफैक्टर, ओके। तो अगर मैंने कोफैक्टर में लिख दिया तो उस टाइम पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड ए आई जे इंटू कोफैक्टर ऑफ
पोजीशंस, ओके, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ पोजीशंस। तो ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। ओके, अब इसी तरीके से अर्जॉइंट की बात करी जाए तो अर्जॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अगर मेरे पास A इज इक्वल्स टू ए आई जे कोई एक मैट्रिक्स है और ए आई जे उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक कोफैक्टर है, मैट्रिक्स है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ओके, ये मैट्रिक्स है, देन व्हाट विल बी द अर्जॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए आई कोफैक्टर जी का कोफैक्टर ट्रांसपोज। हाँ, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। बेसिकली अर्जॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज ए आई जे का ट्रांसपोज, यू कैन से राइट इट लाइक दिस, ओके। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने कोफैक्टर अर्जॉइंट माइनर ये सब चीजों की बात करूं तो ये चीजें सिंपल है कि अगर आपको किसी के करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो आप उसकी रो और कॉलम ऐड कीजिए, आपको माइनर्स मिल जाएंगे, ओके। अगर आपको कोफैक्टर निकालना हो तो आप उसमें -1 i+j यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो भी साइन है, जो भी साइन आना चाहिए प्लस और इधर माइनस, वो पुट कर दीजिए तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। अर्जॉइंट ऑफ ए मिल चाहिए तो क्या करना है, आपको कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, ओके। तो ये सारी चीजें इजी थी जो सबको आती हैं। अब एक नोट पॉइंट था जिसमें मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया है दैट a इंटू अर्जॉइंट ऑफ a is equals to adjoint of a into a, that is equals to determinant of a into identity, ओके। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a इनवर्स, और a इनवर्स क्या होता है, यहां से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू अर्जॉइंट ऑफ a। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, आप उसकी अर्जॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, अर्जॉइंट निकालिए और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, ओके। ये सिंपल चीजें थी, ओके। अभी इसी तरीके से अगर लेट्स से आपके पास कुछ इस तरीके से है कि आपके पास है दैट डिटर्मिनेंट की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर कि अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लूं ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन, क्योंकि ये इनटू आइडेंटिटी के केस में है, मल्टीप्लाई इसका आइडेंटिटी से हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अगर मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया है तो, यस मैम। ओके। ये समझ में आया यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन क्यों लिखा है, क्योंकि अगर बेसिकली इतना पोर्शन आप देखें तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और ये मैट्रिक्स कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, सिमिलरली लाइक गोइंग ऑन टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स ऐसे है, ओके। तो जब आप इस तरीके की आपके पास मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर एक रो से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर लो तो आपके पास कितने आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन, राइट। तो अब यहां से देखो, यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, ओके, कि अर्जॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है, ओके। अब इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पे देखो, अगर हम बोले कि अर्जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है तो वो क्या होगा, वो मेरा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, सॉरी n-1 होल स्क्वायर, n-2 वाला दूसरा है। सो अर्जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यानी कि आपके पास एक अर्जॉइंट मैट्रिक्स थी, आपने उसका भी अर्जॉइंट निकाल दिया, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होल स्क्वायर, ओके। तो ये एक छोटी सी चीजें थी जो अर्जॉइंट से रिलेटेड थी, ओके। अब एक दो और प्रॉपर्टीज हैं अर्जॉइंट से रिलेटेड, दैट द अर्जॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू अर्जॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, ओके। एंड अर्जॉइंट ऑफ सी ए, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस टाइम पे जो उसका अर्जॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सी पावर n-1 इनटू अर्जॉइंट ऑफ ए, ओके।
एंड सिमिलरली अगर मेरे पास कोई मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस है, दैट द adjoint of प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दैट विल बी इक्वल्स टू adjoint of B into adjoint of A. गॉट इट? लास्ट प्रॉपर्टी है दैट अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए है, जहां पर लेमडा कोई एक कांस्टेंट है, ओके, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू लेमडास पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो n ऑर्डर की है तब। अंडरस्टूड? यस मैम। इनमें कोई भी दिक्कत? ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। यस मैम। ओके, अभी बात आ जाओ इनवर्स पर। हमने बात करी डिटर्मिनेंट पे, तो इनवर्स पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स सबको निकालना आता है, ठीक है, जिनको नहीं आता फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू ये वाले कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, माइनस बी माइनस सी। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। ओके, और हमने ये भी देखा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स जो होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या है, एडजॉइंट है 2x2 की मैट्रिक्स का, और हमने उसका डिवाइड किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ओके, अब इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम यहां से बात करें दैट डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ पे ले लूं, that on taking determinant both sides, determinant of A, determinant of A inverse is equals to 1. Okay, let's say 1 identity है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि that determinant of A inverse is equals to determinant of A's inverse। क्या मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर? यस मैम। that determinant of A inverse is equals to determinant of A's inverse। okay, यस ये हो गया यहाँ पर प्रॉपर्टी। ओके, अब एक चीज और होती है, जो जितनी भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होंगी आपके पास, जितनी भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होंगी वो कैसी होती हैं, यूनिक होती हैं। ओके, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हमेशा यूनिक होती हैं। ओके, अभी इनवर्स डिटर्मिनेंट के थ्रू ये भी पता कर सकते हो आप कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, शायद ही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस टाइम पर ए नन सिंगुलर होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ए सिंगुलर होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स में, दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, एंड like AB inverse is equals to B inverse A inverse। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अभी मुझे एक बात बताओ कि दो नन सिंगुलर मैट्रिसेस का सम जो होगा तो क्या वो मैट्रिक्स नन सिंगुलर होगी? अगर मैं दो नन सिंगुलर मैट्रिसेस का सम करूं और उसके बाद उसको चेक करूं कि क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी या नन सिंगुलर होगी, कोई आप क्लियर वेरिफिकेशन दे सकते हो? नो मैम, जरूरी नहीं कि वो हाँ, सिंगुलर या जरूरी नॉन नहीं है जरूर, मैम। जरूरी नहीं है ऐसा कि जब भी आपके पास दो नन सिंगुलर मैट्रिसेस हो तो उनका एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आए वो सिंगुलर हो या नन सिंगुलर हो, ऐसा नन सिंगुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब इसी तरीके से जैसे हमने बात करी थी, अगर मेरे पास ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट्स से डायगोनल मैट्रिक्स है विच इज d1 d2 टू dn, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और मैं ये पहले से बता रही हूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नन सिंगुलर है। ओके, तो अगर ये नन सिंगुलर भी है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स अगर निकालना हो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो कि नन सिंगुलर है, तो उसका जो इनवर्स होता है दैट इज इजिली डायगोनल ऑफ 1 बाय d1, 1 बाय d2 टू 1 बाय dn। ओके, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, यस मैम। अभी यस मैम। मुझे ये बताओ कि जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं हमारे पास, ओके, डायगोनल से मुझे याद आया
कि जो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है उनमें इनवर्स का क्या क्या सीन है, इनवर्स उनमें कब एग्जिस्ट करेगा? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा अगर वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर नहीं है तो। हाँ, अगर मतलब ऐसे है कि लोअर और अपर ट्रायंगुलर में इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उनके डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो होंगे, राइट? अगर डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो नहीं हुए तो गड़बड़ है। ओके, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो है देन इट इज इजी टू सी दैट कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो उनका जो इनवर्स होगा वो भी अपर और लोअर ट्रायंगुलर होगा डिपेंडिंग ऑन द मैट्रिक्स। ओके, वो भी एक अपर और लोअर ट्रायंगुलर की फॉर्म में बन रहा होगा। ओके, अभी हम बात करते हैं लेट्स से परम्यूटेशन मैट्रिक्स की। तो कोई जानता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी एंट्रीज की बात करें हम। ओके, तो पहले एंट्रीज छोड़ो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये लेट्स से ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अगर मैं इसकी कोई भी दो रोज एक्सचेंज कर दूं, ओके लेट्स से कि मैंने कर दिया 1 0 0 0 0 1 0 1 0, मैंने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। ओके, सिमिलरली मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट और सेकंड रो को भी इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो मैंने कर दिया यहाँ पर 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ओके, ये मेरे पास जो दो मैट्रिसेस आई, जो आप देख रहे हो, जो मैंने दो मैट्रिसेस जो पाई हैं अ, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटरचेंज करने के बाद, उनकी रोज को इंटरचेंज करने के बाद, तो यहाँ पर परम्यूटेशन मैट्रिक्स की एक खास बात होती है, वो सारी मैट्रिसेस होती हैं जिनकी एंट्रीज हमेशा कैसी हो, जीरो हो या वन हो। ओके, उनकी एंट्रीज हमेशा जीरो और वन हो, और सच दैट जीरो वन एंट्री होने के साथ ईच रो एंड ईच कॉलम contains exactly 1 1। हर रो और हर कॉलम में सिर्फ एक वन होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ देख लूं, इस रो और इस कॉलम में एक ही वन है, इस रो और इस कॉलम में एक ही वन है, इस रो में और इस कॉलम में देखूं तो सब में एक ही एक वन है। चाहे मैं रो वाइज देख लूं चाहे मैं कॉलम वाइज देख लूं, हर एक में वन एक ही बार है। तो ये मेरी क्या है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देख लूं तो हर रो और हर कॉलम में एक ही बार वन है, वो भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, क्योंकि हर रो हर कॉलम में वन एक ही बार है, एंड जीरो एंड वन आर द ओनली एंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन दिस परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से मेरे पास एक चीज आई जो कि हमने बोली थी, जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स, एवरी permutation matrix is a product of elementary row interchange matrices। ओके, ये क्या है मेरा, ये मेरे पास जो मैट्रिसेस आई हैं वो क्या है, एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री मैट्रिसेस थी, मैंने इनका रोज का इंटरचेंज कर दिया तो मेरे पास ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स आई। ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दूं, ओके इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पर, लेट्स सी द प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 1 0 0 okay guys check it, okay I'm doing it very random, 1 आई थिंक बाकी सारे जीरो में। ओके, तो ये जो इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आई वो क्या थी, वो भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके भी हर एंट्री जीरो और वन है, और हर रो और हर कॉलम में सिर्फ वन इज द ओनली नन जीरो, और यू कैन से एग्जैक्टली वन वन प्रेजेंट है। ओके, अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स में कुछ खास चीजें होती हैं, वो ऐसे होती हैं, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, लेट्स डिनोट बाय परम्यूटेशन मैट्रिक्स बाय पी, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू पी। ओके, एंड परम्यूटेशन मैट्रिक्स किससे ऑब्टेन होती है, बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। ओके, कोई भी दो रोज इंटरचेंज करके मैंने जो आपको दिखाया
रो रोज इंटरचेंज करके मुझे परम्यूटेशन मैट्रिक्स इजिली मिल जाती है। ओके, तो P इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है P, और इसका स्क्वायर होता है आइडेंटिटी के इक्वल। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स में। अभी अगर इसी तरीके से ट्रांसपोज की बात करें तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मैट्रिक्स का अगर मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, ये वाली है, तो इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो वो क्या होगा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा, वो मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। और ये कब होता है, जब एवरी एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, लेकिन ये वाली जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती हैं, सिमेट्रिक कब होती हैं, जब आप इंटरचेंज करके लाए हो तब। हर परम्यूटेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती है। ओके, यहाँ पर एक केस होता है दैट अ जनरल परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। अभी आप इसको यहीं से देख लो, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, मैंने इनमें इंटरचेंज करा रो, तो इसका अगर इनका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो इनका ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P आएगा। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस जो आई हैं इंटर रोज इंटरचेंज करने के बाद वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, जो मेरे पास ये वाली जो परम्यूटेशन आई है, जब मैंने इन दोनों परम्यूटेशन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया, ये जो परम्यूटेशन Y है वो सिमेट्रिक नहीं है, राइट। क्या ये सिमेट्रिक है? नो मैम, नहीं है। नहीं है। तो यहां से क्या कह सकते हो आप कि हर परम्यूटेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती, लेकिन वो परम्यूटेशन मैट्रिक्स जो कि रोज के इंटरचेंज से आई हो वो सिमेट्रिक होती है, लेकिन कोई भी एक जनरल परम्यूटेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती। हर एलिमेंट्री रो इंटरचेंज के थ्रू जो मैट्रिक्स जनरेट हुई है वो सिमेट्रिक होगी, लेकिन जो मैंने उन परम्यूटेशन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के थ्रू जो मैट्रिक्स निकाली है, जो कि मेरी एक जनरल परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो गई, वो सिमेट्रिक नहीं होती है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, तो ये सब था परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। आई थिंक इतना ही पूछा जाता है मोस्टली कि सिमेट्रिक कब होती है। आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसकी, सिमेट्रिक कब होती है, स्क्वायर क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, यही दो तीन कुछ मेन चीजें हैं इसकी। ओके, तो डिटर्मिनेंट में भी ऐसा कुछ खास था नहीं हमारे पास। डिटर्मिनेंट इज इजी, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको डिटर्मिनेंट का हर पोर्शन करवाती गई हूँ। जब भी मैंने मैट्रिसेस पढ़ाई है तो भी मैंने डिटर्मिनेंट साथ साथ थोड़ा थोड़ा करवा दिया था। ओके, तो डिटर्मिनेंट हो गया हमारा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स की वो भी हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मेरे पास कुछ एक लिस्ट होती है m इक्वेशंस की विद n अननोन्स। ओके, अननोन्स। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो लिस्ट ऑफ m इक्वेशन विद n अननोन्स है, ये जनरेट कहां से हुई, बेसिकली ये आती कहां से है, ये वहीं से तो आती है जब मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस के रिस्पेक्ट में जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, तभी तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला था, यस मैम, यस। राइट। याद आया? थोड़ा यस चीजें मैम। इंटरलिंक करने की कोशिश करो। जब आपने वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स के थ्रू आपने मैट्रिसेस जनरेट करी, जब मैट्रिसेस जनरेट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसलिए वहां से हमें मिला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कि जो भी अलग अलग टाइप की मैट्रिसेस फॉर्म हो रही हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो उसमें दो तरीके की लीनियर इक्वेशंस पाई गई, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। ओके, तो अभी हम एक जनरल मैट्रिसेस लेके चल रहे हैं जिसमें n इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। ओके, नाउ आई विल नॉट राइट ऑल द इक्वेशंस लाइक दिस। ओके, like a11 x1 a12 x2 going on to a1 and xn is equals to b1। okay, which is going on to bm, क्योंकि मेरे पास m इक्वेशंस है। ओके,
नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक ax इज इक्वल्स टू b, जहां पर a क्या होती है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ओके, और a का किस ऑर्डर में होती है, m क्रॉस n ऑर्डर की हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास m इक्वेशंस विद n अननोन्स है। x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1, और b का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1, क्योंकि m अननोन्स है। ओके, अभी एक चीज देखो यहाँ से कि ये जो ax इज इक्वल्स टू b है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मेरा b इज इक्वल्स टू 0 है तो वो होमोजीनियस हो गया। ओके, अगर मेरा b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया। राइट, अब इसी तरीके से सॉल्यूशन की बात करें कि जो सॉल्यूशन आता है किसी भी सिस्टम का वो किस तरीके से आता है, या तो इनकंसिस्टेंट होता है, या तो वो होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस हो, कोई भी किसी भी इक्वेशन का, टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा या तो वो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब है दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट में हमारे पास आते हैं दो पार्ट्स, कि या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन की जो सिचुएशंस होती हैं वो यही होती हैं, इनके अलावा और कुछ तो आई थिंक फॉर्म हो ही नहीं सकता। ओके, यही मेरे पास पॉसिबल सिचुएशंस फॉर्म होती हैं। अब बात कर लेते हैं, पहले हम एक छोटे से बात करते हैं, पहले हम लेके चलते हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विथ टू अननोन्स, टू अननोन्स। सो लेट्स से कि मैंने कोई भी दो लीनियर इक्वेशन ले ली जिसमें दो अननोन्स हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ओके, अब अगर दो लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, तो अगर मैं इनको, इनकी जो भी रिस्पेक्टिव ग्राफ होंगे, मैं उनको एक ग्राफिकल वे में x एक्सिस y एक्सिस पे पुट कर सकती हूँ उनकी वैल्यूज को, राइट। यस मैम। नहीं, ग्राफिकल वे में भी आप इनको देख सकते हो। तो जब हम बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इसका ग्राफिकल वे में अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, लेट्स से कि ये मेरी L1 लाइन है, ये मेरी L2 लाइन है, तो ये मेरे को जो पॉइंट मिल रहा है वो मेरा क्या हुआ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब अकर करता है, जब किन्हीं दो लाइंस का डिस्टिंक्ट स्लोप यानी कि डिफरेंट स्लोप्स हो, एंड किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, और जब कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट प्रोपोर्शनल, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब जो मैंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये मैंने क्यों बोला, ओके, उसको भी देख लेते हैं। x और y के कोफिशिएंट क्या है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। ओके, a1 by a2 और b1 by b2 है यहाँ पर। अभी आप यहाँ से देखिए दैट a1 b2 माइनस b1 a2 करूं मैं, b1 a2। ओके, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो मैं इन दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स फॉर्म करूंगी, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट हैज टू बी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नॉट प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नन सिंगुलर होनी चाहिए, राइट। यस मैम। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नन सिंगुलर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वे में देखूं तो हमने बोला जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो उनका डिटर्मिनेंट 0 पे इक्वल हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स होगी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ओके, अब ये हो गई बात किसकी, जब मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अभी दूसरा केस फॉर्म होता है जब सिस्टम में कैसे हो, नो सॉल्यूशन हो, उस टाइम पर केस क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट नो सॉल्यूशन। तो जब भी मेरे पास नो सॉल्यूशन होता है तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है कि लेट्स से कि मेरी जो लाइंस जा रही हैं वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, जब भी मेरी लाइंस पैरेलल हो तो मेरे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन मिलता है मुझे। और यहाँ पर लाइंस हैव सेम स्लोप्स बट डिफरेंट बाय इंटरसेप्ट।
डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट। स्लोप सेम है लेकिन वाई इंटरसेप्ट कैसा है, डिफरेंट है। ओके, बेसिकली यहाँ पर क्या है, स्लोप सेम है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में देखें बाय b1 बाय b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, अगर मेरा इंटरसेप्ट भी सेम होता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर ये इक्वालिटी फॉर्म हो जाती। डिफरेंट इंटरसेप्ट है तो यह इक्वालिटी फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज आई एम गेटिंग डिफरेंट इंटरसेप्ट ऑफ y। ओके, अब इसी तरीके से आप देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं मुझे किसी भी इक्वेशन में, जब मेरे पास लाइंस कैसी हो, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही हो। ओके, यहाँ L1 है और यही L2 है, L1 एंड L2 जो लाइंस है वो इसी पर है। तो अगर एक के ऊपर एक लाइंस है, यानी कि टू लाइंस हैं, जो वो लाइंस है वो कोइंसाइड कर रही हो, और उन लाइंस का स्लोप कैसा है, कोइंसाइड कर रही है तो स्लोप भी सेम होगा, और कोइंसाइड कर रही है तो बाय जो इंटरसेप्ट है वो भी सेम होगा। ओके, और अगर बाय इंटरसेप्ट सेम है तो अगर मैं प्रोपोर्शनल की फॉर्म में देखूं तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2, b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। ओके, तो ये जो चीजें थी जो हमने भी देखी, तो दो इक्वेशंस की फॉर्म में, तो ये एक रफ आइडिया था ये समझने का कि जब भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और वो जब बोल रहा हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो उसका एक रफ मीनिंग क्या होता है वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, तो ये था, ये तो शायद हम लोगों ने काफी पहले 11th 12th में आई थिंक ये सारी चीजें तो वहां भी देखी होंगी शायद, आई थिंक सो, शायद मुझे याद नहीं है जब भी देखी। 10th में आता है मैम। टेंस क्या, में था मैम, टेंस में। किसमें, हाँ, मतलब ये सारी चीजें शायद हम थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं, पर ये तो टेंस टेंस। इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरलिंक्ड है ये कहीं ना कहीं। तो यहाँ से मुझे एक रफ आइडिया मिला कि किसी भी चीज का अगर मुझे एम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी तो उनका ग्राफिकल वे किस तरीके से होगा, या फिर उनका स्लोप किस तरीके से होगा, उनका वाई इंटरसेप्ट किस तरीके से जा रहा होगा, मुझे ये चीजें समझ में आ गई यहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं किसी भी चीज का कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या होता है। मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी में मेरे पास क्या होती है, अगर कोई भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, या तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा है। ओके, तो अब उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। लेट्स से कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स जो है वो नन सिंगुलर है, उस टाइम पे जो मेरे पास सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और वो सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू इनवर्स बी। बेसिकली दिस इज द मीनिंग कि इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल है, ओके, अगर वो 0 के इक्वल है तो उस टाइम पे क्या पॉसिबल केस है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होंगे वो भी आप देख लीजिए कि मेरे पास क्या मैट्रिक्स थी, ax इज इक्वल्स टू b। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि जब मेरे पास अर्जॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 के इक्वल आ जाए तो वो कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, पर उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली अगर मेरा अर्जॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, एंड उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया क्राइटेरिया चेक करने का कंसिस्टेंसी का, कि किसी भी चीज को आप चेक कैसे कर सकते हो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, जो कि दोनों में ही एप्लीकेबल हो, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, ये चीजें दोनों में ही एप्लीकेबल हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट बेसिकली अगर उसकी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अगर सिंगुलर है तो उस टाइम पे दो केसेस फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज या तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होगा। और जिसकी केस ये होते हैं कि अगर मेरे को ऐसा कुछ केस मिलता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं,
अगर ये होता है तो नो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये जो दो केसेस मैंने बताए आपको, दो कंडीशंस बताई हैं, ये आपको जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, शायद तब काम नहीं आए। ये आपको तब काम आएगी जब आप पेपर दे रहे होगे, क्योंकि कभी कभी पेपर में शायद मैट्रिक्स का क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा होता। शायद मैंने गेट या नेट का शायद प्रीवियस ईयर देखे थे, तो उनमें इसी तरीके से कुछ था कि मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं दे रखा, जो इंफॉर्मेशन है वो अर्जॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए के अर्जॉइंट में और बी के रिस्पेक्ट में दे रखी थी। ओके, तो उसके भी हेल्प से अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो भी आप पता कर सके कि कब मेरे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और कब मेरे पास नो सॉल्यूशन होंगे, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके। ओके, तो मेरी क्लास है अभी, सो आई कांट टेक इट फर्दर। आगे होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके देन, बाय। थैंक यू। थैंक यू।